अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, यूराइन सिस्टम और उसके फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा लेक्चर है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जो आगे यूराइन फार्मेशन हुई है उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे हमारी बॉडी की कंडीशन जो है चेंज होती है। दैट बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी को डिहाइड्रेटेड कंडीशन को फेस करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी फ्लडेड होती है। तो उसी हिसाब से आगे जो यूराइन फार्मेशन है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंपोजिशन है वो कैसे चेंज होती है। कहने का क्या मतलब है सादा लफ्ज़ों में कि जैसे आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, ठीक है, क्या यूराइन फार्मेशन उसी हिसाब से होगी? या इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तब जो है यूराइन फार्मेशन किस तरह से होगी। इसकी जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वो कैसे वेरी करती है, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसको सम अप करना है। कुछ बातें आप लोगों ने ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखनी है वो ये है कि जो यूराइन फार्मेशन है ना, तकरीबन वो 1 to 1.5 लीटर पर डे यूराइन बनता है एक यंग के अंदर, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम इतना होता है और इस यूराइन के अंदर मोस्टली तो वाटर होता है, लेकिन जो यूरिया है जिस मकसद के लिए हमने यूरिया को बाहर निकाला है वो तकरीबन पर डे के हिसाब से 25 से 30 ग्राम जो है हम यूरिया यूराइन के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो तभी यूराइन हम बनाते हैं ताकि ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया, इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। अब हमारी बॉडी को जो है वो ख़ास तौर पे फ्लडेड कंडीशन है, यानी आपने पानी ज़्यादा पी लिया, तब क्या होगा, तब आपकी बॉडी के अंदर एक डाइल्यूट यूरिन बनेगा। डाइल्यूट यूराइन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी वो ज़रा हम देखते हैं। डाइल्यूट यूराइन कब बनता है? जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लडेड कंडीशन होती है। फ्लडेड कंडीशन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर होती है। एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर, आप हद से ज़्यादा पानी पी लेते हैं वाटर, तब जाकर डाइल्यूट यूराइन बनता है। अब इस प्रोसेस के अंदर पानी को कंजर्व नहीं करना, पानी को महफूज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमारी बॉडी फ्लडेड हो चुकी है, एक्स्ट्रा वाटर को आपने बाहर निकालना है। क्यों हम बाहर निकालते हैं? जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, वाटर लेवल हाई होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने लग जाता है और उस ब्लड प्रेशर से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हमने ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म मेंटेन ना किया तो इसलिए फ्लडेड कंडीशन में ये नहीं होता कि सारे का सारा पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, बल्कि ये होता है कि एक्स्ट्रा वाटर को, जितना ब्लड के अंदर गुंजाइश है वाटर की उतना रखें, बाकी वाटर को यूराइन बनाकर बाहर निकालें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से बाहर फेंकना है। अब वहाँ पर कौन सा प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व होगा? लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है 3 जगहों पे हो रही थी। पहली जो एब्जॉर्प्शन हो रही है बेटा वो है पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। दूसरी जो एब्जॉर्प्शन है बेटा वो लूप ऑफ हेनले के अंदर है, लूप ऑफ हेनले। और कौन से पार्ट के अंदर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। और तीसरी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारी बुक के हिसाब से कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है, दूसरा हिस्सा होता है, वहां पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर बेटा? तो पीसीटी के अंदर हमने पढ़ा था तकरीबन 65% वाटर जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, 20% के नियर अबाउट वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लूप ऑफ हेनले। कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो तकरीबन ये नियर अबाउट जो है वो 14%, 14.9% या 14.5% जो है वो यहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर बेटा? तो ओवरऑल 99.5% वाटर को कंजर्व किया जा रहा होता है। लेकिन अब चूंकि पानी की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी आपकी बॉडी के अंदर फ्लडेड कंडीशन है, तो फ्लडेड कंडीशन में एक्स्ट्रा वाटर को हमने निकालना है, तो फिर कहाँ से इसको जो है हम रिमूव करेंगे? हमारी बुक को अगर फॉलो करें तो वो कह रहे हैं कि सिंपल जो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है, पानी को रीअब्जॉर्ब कराना, रीअब्जॉर्प्शन, उसको स्टॉप किया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। यानी पानी को ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं कराना, ऑलरेडी फ्लडेड कंडीशन है, उसको स्टॉप किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो अगर कंसेप्ट अगर आप लगा रहे हैं तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर तो 3 जगहों पे हो रही है। क्लियर? तो फिर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ स्टॉप की जाएगी? क्या वो पीसीटी के अंदर, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी सारी रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा? नहीं बेटा, इसका आंसर नो है कि यहाँ पर ये जो 2 पार्ट है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और जो पीसीटी है, यहाँ जो रीअब्जॉर्प्शन है ये लाजमी होगी। यानी आप लाजमी तौर पर 85% वाटर को तो आप ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन ये जो कलेक्टिंग डक्ट है या इसके अलावा डीसीटी का लास्ट पार्ट है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना 14.5% बेटा, ये कंडीशनल होती है, ये कंडीशनल होती है, ये कुछ हार्मोन के अफेक्ट की वजह से होती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो एब्जॉर्ब करवाओ, अगर आपकी बॉडी फ्लडेड है तो इस 14.5% वाटर को अपनी बॉडी से यूराइन के जरिए बाहर निकाल दो।
क्लियर। तो वाटर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के जरिए वो क्या किया जाएगा, यूराइन बनाकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वाली रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, ये बात याद रखना है। बाकी जो 85% रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वाटर की, वो अकर ज़रूर होगी। तो ये कुछ कंडीशन के हिसाब से हमने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर अब चूंकि वाटर जो है ये 14.5% वाटर, पहले जो यूराइन था उसके अंदर साल्ट थे, अमोनिया था, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारी चीज़ें शामिल थी। लेकिन अब हमारे जो यूरिया है इसके अंदर 14.5% जो वाटर है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो यूराइन है वो डाइल्यूट हो चुका है, क्योंकि पहले साल्ट का लेवल ज़्यादा था, लेकिन अब हमने क्या किया, साथ साथ 14.5% वाटर को भी साथ रिमूव कर रहे हैं यूराइन के साथ ऐड करके, इसलिए हमारा यूराइन क्या बन जाएगा बेटा, डाइल्यूट बनेगा यूराइन। क्लियर। तो फ्लडेड कंडीशन में किस तरह का यूराइन बनता है, डाइल्यूट यूराइन बनता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूराइन। ये अक्सर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, लेकिन अपने कंसेप्ट को आप लोगों ने क्लियर रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूराइन, आपकी बॉडी के अंदर कंसनट्रेटेड यूराइन कब बनता है, तो ये भी ये रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी की बहुत कमी होती है, महदूद सप्लाई होती है, तब आपकी बॉडी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व किया जा रहा होता है, पानी को महफूज किया जा रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है खास तौर पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। यहाँ पानी को रीअब्जॉर्ब करके किसके अंदर ऐड किया जा रहा होता है, ये ब्लड के अंदर ऐड किया जा रहा होता है। ठीक है। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा आपके यूराइन के अंदर, तो अब हम कहते हैं कि आपके जो यूराइन है वो कंसनट्रेटेड यूराइन बन चुका है। अब ये जो कंसनट्रेटेड यूराइन बनाने का प्रोसेस है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन हैंडल कर रहा होता है, या पानी को कैसे पता, पहली बात तो यह है कि हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि वाटर लेवल डाउन हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर उसके बाद फिर कौन सा फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कराने में यहाँ पर हेल्पफुल होगा। यहाँ जो हमने कहा है कि कंडीशन लागू हो जाएगी, कंडीशन तो बन चुकी है कि जो वाटर लेवल डाउन हो चुका है, अब इससे हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि वाटर लेवल डाउन है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि फिर कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा। तो यहाँ पर दो फिनोमिना ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कंसनट्रेटेड यूराइन बनवाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर पानी को महफूज करते हैं, खास तौर पे जब पानी की कमी होती है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है। दो फिनोमिना यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक है बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा जो यहाँ पर फिनोमिना है बेटा वो है हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शन। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स हैं जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। इसके अलावा एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसके जरिए भी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज किया जा रहा होता है। ये दो फिनोमिना बड़े इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर या व्हाट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म। दूसरा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द हार्मोनल एक्शंस ऑन यूराइन फॉर्मेशन, कि यूराइन फॉर्मेशन में हार्मोन का क्या रोल प्ले होता है। इसको आपने डिटेल से जो है उसको शॉर्ट आंसर में आप लोगों ने उसका आंसर देना है कि कौन से हार्मोन है और वो कैसे यहाँ पर फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो थोड़ा सा फिनोमिना है, ये प्रोसेस है जो हमारी बुक एक्सप्लेन कर रही है, वो ज़रा हम देखेंगे बुक वर्डिंग को, और फिर हम उसे कंसेप्चुअली देखेंगे कि असल में ये फिनोमिना हो कैसे रहा है। और दूसरा हम हार्मोनल एक्शन जो हमारी बुक की वर्डिंग है ज़रा उसको समझेंगे, और फिर इंशाल्लाह वन बाय वन हमने उसकी डिटेल को भी डिस्कस करना है कि यहाँ पर हार्मोन अपना कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। जी तो बेटा फर्स्ट फिनोमिना है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे सकते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये प्रोसेस है क्या। काउंटर अपोजिट, अपोजिट करंट बहाव को कहते हैं, फ्लो को कहते हैं। मल्टीप्लायर यानी कि हम कह सकते हैं बार बार किसी चीज़ का रिपीटेड प्रोसेस है, किसी प्रोसेस का रिपीट होना, यानी कोई प्रोसेस है जो जिसमें क्या हो रहा है कि कोई चीज़ फ्लो कर रही है और वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई मटेरियल फ्लो कर रहा है और बार बार फ्लो कर रहा है, उसी के ज़रिए हम अपने बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस होता है बेटा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में ये प्रोसेस होता है। और साथ इसका कौन दे रहा होता है, वासा रेक्टा। आपको पता है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उसके लूप ऑफ हेनले के गिर्द यू शेप नाली होती है,
जो कि ब्लड की सप्लाई आगे लेकर जाती है, रीअब्जॉर्प्शन में भी अपना रोल प्ले करती है, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो फिनोमिना है बेटा, लूप ऑफ हेनले में हो रहा होता है। तो हमारी बुक जो सिंपल वर्डिंग यूज़ कर रही है, अब जरा हम उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर बुक कि हमारे पास आपको पता है कि गुर्दे के दो हिस्से होते हैं ना, एक कॉर्टेक्स हिस्सा होता है और इसके अलावा जो लोअर वन है इसको मेडुलरी रीजन कहते हैं। मेडुलरी रीजन, मेडुलरी हिस्सा है। अच्छा, सिंपल होता क्या है, जो कॉर्टिकल रीजन होता है ना, इसमें जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कंडीशन होती है। और जो मेडुलरी रीजन है यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो है कंसंट्रेटेड कंडीशन, कंसंट्रेटेड कंडीशन होती है। आपने समझना है, चीज़ों को समझना है, बड़ा इजी वे में आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। आइसोटोनिक क्या होता है, असल में ये बात किसकी हो रही है, क्या ये इस लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है? नहीं बेटा, ये जो दरमियान वाली स्पेस होती है ना, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, ये उसकी बात हो रही है कि जो स्पेस कॉर्टेक्स के अंदर है वहाँ पर आइसोटोनिक कंडीशन है, यानी साल्ट और सॉल्वेंट, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का लेवल है वो इक्वल है। क्लियर? और जैसे जैसे हम मेडुलरी रीजन की तरफ आते जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास साल्ट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, सोल्यूट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और सॉल्वेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ये बात इंटरस्टिशियम की हो रही है, कैविटी खला की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको इसकी जो है वो एक वैल्यू भी लिख के दी थी कि कॉर्टेक्स के अंदर जो आइसोटोनिक कंडीशन होती है वो 300 मिलियोस्मॉल होती है। और इसके अलावा जो मेडुलरी रीजन है, डीप इनर मेडुला, मेडुला के बिल्कुल एंड पे अगर आप जाए ना तो वहाँ पर जो कंडीशन होती है वो है 1200 मिलियोस्मॉल, यानी उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कंडीशन है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, ये जो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले है ये यहाँ पर हेल्पफुल है वाटर को रेगुलेट कराने में। अच्छा, ये जो हमारे पास मेडुलरी रीजन है, चूंकि बाहर कंसनट्रेटेड कंडीशन होगी तो फिल्ट्रेट जो अंदर पास आउट हो रहा है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है बेटा, ये फिल्ट्रेट और ये जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, खास तौर पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये हो गया, ये कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, यहाँ से वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या करा रहा है, वो खास तौर पे यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे फिल्ट्रेट के में वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, ये फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा और बाहर की कंडीशन 1200 मिलियोस्मॉल है और अंदर जो है कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट है। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी क्योंकि वाटर यहाँ रीअब्जॉर्ब हुआ, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है कंसनट्रेटेड कंडीशन बन जाती है। और जैसे जैसे फिल्ट्रेट ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो 1200 से ये कम होकर जो ऑस्मोलैरिटी है या बाहर की कंडीशन है ये डाइल्यूट, ऊपर की तरफ डाइल्यूट कंडीशन, नीचे की तरफ कंसनट्रेटेड कंडीशन है, ये 1100 होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 1000 पे आ जाएगी कंडीशन, इसी तरह 900 है और इसी तरह 600 पे पहुंच जाएगी और करते करते ये 300 मिलियोस्मॉल तक। चूंकि यहाँ पर ऊपर डाइल्यूट कंडीशन, बाहर डाइल्यूट कंडीशन होना शुरू हो गई है और अंदर कंसनट्रेटेड कंडीशन होना शुरू हो गई है। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर नहीं निकल सकेगा, यहाँ से सोडियम आयन को अब ये एक्टिवली उसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का क्या काम होता है, सोडियम आयन की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना। यहाँ से फिल्ट्रेट से सोडियम आयन निकलेंगे क्योंकि फिल्ट्रेट अब यहाँ पर कंसनट्रेटेड हो गया है, बाहर वाली कंडीशन थोड़ी सी डाइल्यूट होती जा रही है, वहाँ पर साल्ट का लेवल कम है और इधर आयंस का लेवल या साल्ट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम की जो है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। ये कौन करा रहा है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में अब ये देखें, आप एक चीज़ तो आप गौर करें यहाँ पर कि दोनों की जो फ्लो है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इधर जो फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो दोनों के अपोजिट मूव करने की वजह से यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ सोडियम आयन की अब रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। आप अपने ब्लड के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब करा रहे हो और सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ वाटर लेवल का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए, काउंटर फ्लो के जरिए हमने सोडियम आयन की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाई है और वाटर को भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर लिया, रीअब्जॉर्ब करवा लिया। तो एक तो प्रोसेस यहाँ पर ये हो रहा होता है जिसको हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दिया। अच्छा, ये जो वर्डिंग थी ये हमारी बुक की वर्डिंग थी। अब जरा हम क्या करते हैं, ये जो वर्डिंग है ना काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसको जरा कंसेप्चुअली समझते हैं। बुक की वर्डिंग को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। देखो बेटा, अब कॉर्टेक्स रीजन से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पर ये फिल्ट्रेट आ रहा है कॉर्टेक्स रीजन से, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, 300 मिलियोस्मोल। हम ऐसे फर्ज करके चलते हैं
कि अभी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अच्छा, ये फिल्ट्रेट आता जाएगा और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, यहाँ पर क्या होगा, वही हमारे पास जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी हम ऑस्मोलैरिटी ये मानकर चल रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये 300 मिली ऑस्मोल है, मिली ऑस्मोल है। क्लियर? ये यहाँ पर भी वही फिल्ट्रेट पहुँचा है और इसकी भी 300 मिली ऑस्मोल कंपोजिशन है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम ये है कि सोडियम की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी एटीपी खर्च करके सोडियम आयन को बाहर निकालना शुरू कर देगा। सोडियम आयन के बाहर आने की वजह से ये जो हमारे पास यहाँ जो कंडीशन थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ये चेंज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयन्स एब्जॉर्ब हुए। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दरमियान में जो मौजूद है, इसके अंदर सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन की वजह से ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी और वो कितना हो जाएगा, 400 मिली ऑस्मोल। पहला प्रोसेस जब फर्स्ट टाइम फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के अंदर पास हुआ है, ये यहाँ पर कंडीशन चेंज हुई है, ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई है, सोल्यूट का लेवल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ गया, 300 से 400 हो गया। दोबारा वही प्रोसेस है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आएगा, बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करते हुए डिसेंडिंग लूप प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को क्रॉस करेगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जैसे आएगा, अब जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी तो 300 मिली ऑस्मोल है, लेकिन बाहर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, 400 है। तो बाहर थोड़ा सा कंसनट्रेटेड रीजन, तो अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर? बढ़ जाएगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि वाटर वहाँ से बाहर रिमूव हो चुका है, यानी हमारा फिल्ट्रेट थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो गया। जब ये दोबारा कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आएगा, दोबारा सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन होगी और सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ये ऑस्मोलैरिटी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की है वो बढ़कर 500 मिली ऑस्मोल हो जाएगी। क्लियर? अब दोबारा वही फिल्ट्रेट 300 वाला आएगा, बाहर कंडीशन अब 500 तक पहुंच चुकी है, दोबारा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अगेन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अगेन ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होकर जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, दोबारा सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और ये जो कंडीशन है चेंज होकर 600 मिली ऑस्मोल ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आयंस और सोल्यूट एब्जॉर्ब हो रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसलिए कंसंट्रेटेड रीजन होता जा रहा है वो, और इसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती जा रही है। वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि देखें यहाँ 300 मिली ऑस्मोल वाला आ रहा है और बाहर कंडीशन अब 600 तक पहुंच चुकी है, तो और ज्यादा, क्योंकि इक्वल करना होता है ना 300 और 600, यानी फ्लो वाटर का तब तक होगा जब बैलेंस नहीं हो जाएगा यहाँ पर प्रोसेस। अगेन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है कंसंट्रेटेड होता जाएगा उतना ज्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी। अब चूंकि ये प्रोसेस एक बार में ये रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि बार बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो रिपीट के लिए लफ्ज क्या हम इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लायर। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पर अपोजिट फ्लो है वाटर का और ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, इसलिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं काउंटर करंट। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड करता जा रहा है और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये वाटर की फिर उसी वजह से, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है, फिर चूंकि बाहर वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड है, अंदर फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा, 300 मिली ऑस्मोल उसकी कंसंट्रेशन होगी, तो फिर उसको कंपनसेट दोनों तरफ आइसोटोनिक कंडीशन पैदा करने के लिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है यहाँ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर बार बार ये प्रोसेस रिपीट करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम करता है। इस तरह हमारी जो बॉडी है या जो लूप ऑफ हेनले है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व करती है। ये असल जो फिनोमिना है जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। उसके बाद जो हमारी बुक थोड़ा सा मिक्स कर रही है वो है वासा रेक्टा का कंसेप्ट। अब ये जो वासा रेक्टा है यू शेप नाली है। क्लियर? ये यू शेप, ये नाली है, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले के बाहर मौजूद होती है, ये वासा रेक्टा है। अब वासा रेक्टा यहां पर क्या करती है, इस प्रोसेस को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? आयंस की और वाटर की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बरकरार रखती है। चूंकि यहां पर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, अब जो वासा रेक्टा के अंदर जो अब रीअब्जॉर्ब होगा, सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और यहां से वाटर लॉस, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हमारे ब्लड से वाटर निकलना शुरू हो गया, सोडियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगी, हमारा तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर? अब ये वासा रेक्टा जैसे ही कंसंट्रेटेड ब्लड लेकर इस रीजन तक पहुंचती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के करीब पहुंचती है, क्योंकि वहां वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, बाहर जो है वाटर लेवल फिर ज्यादा होगा। अब वाटर जो है हमारी वासा रेक्टा के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा और वासा रेक्टा चूंकि कंसंट्रेटेड थी, वहां से सोडियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह सोडियम आयन को और वाटर को एक खास पैरामीटर के जरिए हमारी बॉडी के अंदर
आप कह सकते हैं इक्वली जो है जितना कंसंट्रेशन रिक्वायर है उसको रीअब्जॉर्ब कराया जा रहा होता है। यहाँ पर यहाँ जो कंडीशन है वहाँ पर क्या हो रही है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी तो अंदर कंसंट्रेटेड जो है वो फिल्ट्रेट जा रहा था, इधर सोडियम आयन, तो वहाँ पर डाइल्यूट कंडीशन है। सोडियम आयन को जब ब्लड में रीअब्जॉर्ब कराया गया तो उससे ये हुआ कि जो ब्लड है कंसंट्रेटेड होना शुरू हो गया, लेकिन जब ये ब्लड यहाँ पर पहुँचा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम आयन के निकलने से उसकी कंपोजिशन दोबारा वो से बहाल हो गई है। तो ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है इसमें वासर एक्टर का रोल यहाँ पर ये होता है कि इधर सोडियम आयन को बैलेंस करते हैं ताकि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा ना हो जाए। अगर बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी। और जो हमारे पास ये वासर एक्टर का ये पार्ट है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेता है, क्योंकि वाटर अगर बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा हो गया तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो ये असल में क्या कर रही है, ये बैलेंस कर रही है काउंटर करंट मल्टीप्लायर को। समझ आ गई है बेटा? तो ये कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट है जिसमें हमने देखा है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए किस तरह हमारी बॉडी वाटर को कंजर्व करती है और आयंस और इनकी कंसंट्रेशन को बहाल करके रखती है हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वन है हार्मोनल एक्शन, कि हार्मोनल एक्शन यहाँ पर कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है और आप वाटर को अब्जॉर्ब करना चाहते हो, तो रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहला रोल प्ले हो रहा था काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। और दूसरा जो यहाँ पर रोल प्ले हो रहा है बेटा वो है हार्मोनल एक्शन का, कि हार्मोन कौन से यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हम उसे कहते हैं। वेसोप्रेसिन हम इसे क्यों कहते हैं? वेसो कहते हैं ब्लड वेसल्स, और प्रेसिन कहते हैं टेंशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, प्रेस करना या प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करना। इससे फ़ायदा क्या होगा? ब्लड वेसल्स का सादा लफ्ज़ में कंस्ट्रिक्ट होना, ठीक है, सुकड़ जाना ब्लड वेसल्स का। इन दोनों से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आप कह सकते हैं रेगुलेट होगा, ब्लड प्रेशर को बहाल किया जाता है, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम ये होता है कि आपके ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करवा के आपके जो ब्लड प्रेशर है इसको रेगुलेट करता है, इसी वजह से इसका नाम वेसोप्रेसिन भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने एडीएच के बारे में याद रखनी है बेटा। एडीएच जो है बनता कहाँ है? ये बनाता है हाइपोथैलेमस, ये इसको बनाता है, ठीक। और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये वहां पर क्या होता है बेटा? स्टोर होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा? स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद जब इसकी जरूरत पड़ती है ये रिलीज होता है। क्लियर? और इसका काम क्या होता है? ये जो एडीएच है इसका काम ये होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कौन से हिस्सों में? हमारी बुक के अकॉर्डिंग तो है कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये बात समझाई हुई है कि जो हमारे पास डीसीटी है इसका जो सेकंड पार्ट वहाँ पर भी ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब मैंने आपको कंडीशनल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है आपकी बॉडी के अंदर। सिंपल प्रोसेस होगा क्या? हाइपोथैलेमस कैसे रिलीज करेगा? आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी जैसे ही होगी आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। बीपी जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर ये क्या होता है बेटा? डाउन होता है पानी की कमी की वजह से। सिंपल जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स कहाँ है बेटा? ये हाइपोथैलेमस में, क्लियर? हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो फील करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर पानी का लेवल कितना है। अगर ब्लड के अंदर पानी का लेवल डाउन होता है, आपको पानी की कमी होती है, तो फौरन ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में पड़े हुए एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने बनाना है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाएंगे, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में रिलीज कर दिया जाएगा। वहाँ ये आर्जी तौर पर स्टोर होता है और फिर उसके बाद उसको ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। वहाँ से फिर ये जो हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये पहुँचता है किडनी तक, और किडनी के कौन से पार्ट को जाके इफेक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट को, और इसके अलावा डीसीटी का जो सेकंड लोब है इसको जाकर इफेक्ट करता है, वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। कैसे करवाएगा? थोड़ा सा इस फिनोमिना को भी समझ लें। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं इनको जाकर सिग्नल देता है, और वो सेल क्या बनाते हैं? एक्वापोरेंस एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है एक्वापोरेन। जब एक्वापोरेन बनेगी वहां से जाकर फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाती है। पहले ये कब होता है? ये जब तक सिग्नल नहीं आएगा। अगर अदरवाइज आपके ब्लड के अंदर पानी का लेवल सही है
तो एडीएच नहीं बनेगा और एक्वापोरन नहीं बनेंगे, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। 14.5% जो आपको मैंने बताया है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। पानी का लेवल जब भी डाउन होगा तब एडीएच जो है वो ऑस्मोरिसेप्टर फील करेंगे, एडीएच बनाएंगे और एडीएच को पोस्टीरियर लोब में जाकर स्टोर करेंगे, वहां से फिर आगे किडनी तक पहुंचेगा, फिर वहां से कलेक्टिंग डक्ट और उसके डीसीटी पार्ट को इफेक्ट करेगा, वहां एक्वापोरन बनेगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगी। इस तरीके से हमारे पास जो एडीएच है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी को महफूज करने के लिए यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन हार्मोन है जो यहाँ पर रोल प्ले करता है बेटा वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से बनता है, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ये रीजन होता है, इसको जाकर ये खास तौर पे वहां से रिलीज होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। इसका काम क्या होता है, ये सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीअब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपको समझाया है जब मैंने काउंटर करंट मल्टीप्लायर समझाया कि जितना ज्यादा सोडियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, हमारे उस फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेटेड एडिशन स्टैब्लिश हो जाएगी। इससे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ है वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन आसान हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन करता है। सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने के फिर क्या करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा आसानी से। तो यहाँ पर ये जो है फिनोमेना अकर हो रहा होता है, यानी सिंपल आप ऐसे समझे ना, ये लूप ऑफ फैलने। अब ये हुआ क्या है, यहाँ से तो सोडियम आयन आने लगे ना, सोडियम आयन, और सोडियम आयन की जैसे यहाँ कंसंट्रेटेड रीजन बन गया, अब इसके अंदर वाटर दोबारा आने लग जाएगा और वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने। डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा और असेंडिंग लूप ऑफ फैलने सोडियम आयन की। तो ये सोडियम आयन की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ये कौन करवा रहा है बेटा, एल्डोस्टेरॉन करवा रहा है। अब कैसे पता चलता है कि ये एल्डोस्टेरॉन कैसे जो है वो इसको इफेक्ट करेगा, आपके जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन इसका जो डीसीटी पार्ट होता है वो, और जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं इनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं उसे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, जेजीए सेल्स। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस ये फील करते हैं कि आपके फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम आयन की कमी है, रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है। सोडियम आयन की कमी की वजह से ज़ाहिर बात है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और ब्लड प्रेशर डाउन होगा। और फिर क्या होता है, वहां से ये जो सेल्स हैं ये आगे रेनिन एक हार्मोन है ये रिलीज करते हैं। क्लियर, कौन से, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से कौन सा हार्मोन बनता है, रेनिन। क्लियर, और ये कौन से सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर, ये डीसीटी के कुछ सेल्स हैं और आपके एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेकर आ रहे हैं उसके सेल्स हैं, वो मिलकर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस बनाते हैं और ये हार्मोन रेनिन रिलीज करेंगे। और रेनिन क्या करेगा आगे, एक और एंजियोटेंसिनोजिन, लीवर के अंदर एक और जो है वो एक हार्मोन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन। ये क्या करता है, चले इसको सिंपल हम लफ्जों में समझते हैं, एंजियोटेंसिन 1। क्लियर, ये बनाएगा। एंजियोटेंसिन को आगे ब्रेक करके एक और फॉर्मेट में तब्दील किया जाता है जिसको कहते हैं हम एंजियोटेंसिन 2, टेंसिन 2 बनेगा। फिर ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जाकर आगे फर्दर जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ये उसको जाके अफेक्ट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड से आगे एड्रीनल जो एल्डोस्टेरॉन है ये बनना शुरू हो जाएगा और एल्डोस्टेरॉन की जैसे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से। तो दोबारा समझ लें कि आपके फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई है, पानी का लेवल डाउन हो चुका है। इसको कौन फील करेगा, नेफ्रॉन के जो डीसीटी के सेल्स हैं और एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इनको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। वहां से फिर एक हार्मोन बनता है जिसको हम रेनिन कहते हैं। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन एक और एंजियोटेंसिनोजिन एक और हार्मोन होता है जो लीवर पैदा करता है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन 1 फिर आगे कन्वर्जन होती है एंजियोटेंसिन 2 में और एंजियोटेंसिन 2 ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है कि ये जाकर हमारे एड्रीनल ग्लैंड को जाकर कॉर्टेक्स वाले हिस्से को अफेक्ट करेगा और वहाँ से एल्डोस्टेरॉन बनेगा। ये एल्डोस्टेरॉन असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और चूंकि फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, आइसोटोनिक बनाने के लिए डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। इस तरह आप लोग के बॉडी के अंदर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन अपना रोल प्ले करता है। अब इस सिस्टम को कहते हैं हम, ये जो सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, रास सिस्टम, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ये मिलकर फिर क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करवा रहे हैं। तो आपने देखा है कि ये जो हम सिंपल प्रोसेस पढ़ते हैं ना कि फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूराइन, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी और कुछ हार्मोन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो होप सो ये काफ़ी डिटेल में लेक्चर हो गया, काफ़ी लेंथी लेक्चर भी हो गया। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, आपको सारा जो प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। तो आज के लिए बस इतना ही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।